क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेकर आ गए 3 जनवरी का करंट अफेयर। आज में बहुत मजा आने वाला है। आज जो है इतनी सारी इंटरलिंकिंग एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। आपका जो है इंटरलिंकिंग भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे और जहां पे जरूरत होगी वहां पर वाई फैक्टर जरूर लगाएंगे। ठीक, ये तीनों चीजें अगर कर लिया ना आपने, WAI तो आपका जो है आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा सिलेक्शन। मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 चीजें बस को गार्ड बांध के आप जो है मेरे साथ फॉलो करते रहिए। रोज सुबह 6 बजे आपका जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे मेन एग्जाम के लिए, यूपीएससी का EPFO, UPPSC, MPPSC, BPSC सभी के लिए। ठीक, आगे बढ़ने से पहले जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि आप लोग को नोटबुक या फिर रजिस्टर रखना, जिसमें जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा और बहुत सारे आज बताने वाला हूं उनको लिखिए। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उनको यहां पे कमेंट करिए आप लोग। ठीक, और साथ ही साथ उनको जो है आप उस नोटबुक में भी लिखिए। ये नोटबुक में ही आप लोग जो है सारी चीजें बनाते रहिए। एक ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर लास्ट टाइम में जो है रिवाइज करने के लिए बनाई, इसी को 5-6 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि टाइम कम होगा तो किस और क्या कर सकते हो। मैप बुक लो, मैप बुक आपको इंडिया की वर्ल्ड की 2 अलग अलग लेनी पड़ेगी, इंडिया की ऑक्सफोर्ड की और वर्ल्ड की ओरियन ब्लैक स्वन। और सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आपको लगाने चाहिए ताकि आप रिलेवेंट चीजें करें। और सिलेबस तो वर्ड बाय वर्ड आपको कंठस्थ तरीके से याद होना चाहिए। हमारे कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है EPFO का, ठीक, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पर्सनल गाइडेंस, एवरीथिंग। और सिमिलरली जो है आपका UPSC का भी हमारा जो है पेड ग्रुप चल रहा है। आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। 8564880530, 896960660890 पे। अगर आप लोग को मेरा जो है गाइडेंस अच्छा लगता है तो जरूर ज्वाइन करिए। आप लोग को वहां पे जो है इससे और ज्यादा बेहतर चीजें मिलेंगी। ये सारी PDF जैसे ये है, ये सब भी आपको तो वो मिल ही जाएगी जिस चीज की भी वीडियो बनते हैं। वीडियो फ्री है, फ्री रहेंगे, लेकिन PDF तो पेड ग्रुप में ही मिलेगी। देखिए टॉपिक्स क्या क्या है। न्यायाधीश का सुनवाई से इनकार, रेक्यूजल। ठीक, कोलार लीफ नोज बैट, बैट क्या है, चमगादड़। ठीक, तीसरा क्या है, एथनॉल प्रोडक्शन। एथनॉल क्या है, एक तरीके का अल्कोहल ही होता है। आपका चौथा हमारा क्या है, आर्म्स फोर्सेस एक्ट। ठीक, और पांचवा है मुखाकृति, मुखाकृति पहचान टेक्निक, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। अब देखो आज जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे एक नॉर्मल रीडर की तरह, हम पढ़ेंगे सिलेबस का एक एक वर्ड। अगर इस पूरे न्यूज में कहीं पे भी आती है इस, तो हमें क्या होता है, उसको पढ़ना चाहिए, उसका बैकग्राउंड, उसके बारे में जरूर। इससे क्या है, न्यूज़पेपर जो मैं रोज करा रहा हूं, कई लोग कह रहे हैं सर मेरा छूट गया है, मैं फिर से अब तैयारी करना चाह रहा हूं, मैं चल रही हूं, क्या करूं, चाह रही हूं। ठीक, तो क्या करूं बताइए। तो देखिए न्यूज़पेपर जो है उससे कंप्लीट रिवीजन आप सिलेबस का कर सकते हैं। बस सुबह आपको 6 बजे मेरे साथ रोज जुड़ना है। और साथ साथ जो लोग पेड ग्रुप में है, टेस्ट सीरीज में जो अगला टेस्ट है उसको आप जो है टारगेट करो और ये करंट अफेयर रोज देखो, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, और देखो एक समय पे 1 घंटे में एक ही चीज हो सकती है, उसी करो। अगर सिलेबस में 10 चीजें हैं तो 10 चीजें 1 घंटे में नहीं हो सकती। हाँ, दिन के 10 घंटे में 1-1 घंटा हर किसी को दिया जाए तो वो काम हो सकता है। ठीक, पहली जो न्यूज है हमारी, देखिए आप बेसिक समझ लेते हैं। क्या है कि न्यायाधीशों ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कंटेक्स्ट संदर्भ क्या है, आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ। डिवीजन बेंच, मैंने आपको बताया था डिवीजन बेंच क्या होता है। जब 2 जज बैठेंगे तब डिवीजन बेंच है। जब 5 या उससे ज्यादा बैठेंगे तब क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक बेंच बोला जाएगा। सबसे ज्यादा कब आज तक किस उसमें बैठे हैं केस में, केशव भारती केस में कितने थे वो लोग, 13 थे। ठीक, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हाईकोर्ट में जो जस्टिस राकेश कुमार थे, और ये टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ पीछे, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए जानते होंगे। गुंटूर में गवर्नमेंट ने कहा है, जगन रेड्डी वाली गवर्नमेंट ने, कि हम सेल करेंगे लैंड को गुंटूर और विशाखापट्टनम में। 3 कैपिटल बनाने की बात कही गई। बताइए कौन सा है। अच्छा, आंसर्स आप लोग को प्लीज जरूर देने चाहिए और लाइक जरूर करना चाहिए। लाइक का जो है आप लोग ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आज दिया। रखा था मैंने जो है 150 का टारगेट, लेकिन आप लोगों ने कितना कर दिया, 300 का, जस्ट डबल। तो आज का टारगेट हम लोग क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 160 का। ठीक, 160 का रखेंगे और ये तो आप लोग जरूर कर ही देंगे। साथ ही मैं कहता हूं कि आप लोग जरूर आंसर दिए, क्योंकि जो आंसर देगा वही सिलेक्शन लेगा। तो गुंटूर, विशाखापट्टनम और एक और सिटी थी, तीनों मिला के जो अलग अलग जो है आंध्र प्रदेश ने कहा है कि हम कैपिटल बनाएंगे। उनके नाम क्या है, मिशन बिल्ड आंध्र प्रदेश नाम से था। यहाँ पे आपके जस्टिस राकेश कुमार जी ने कह दिया कि हम नहीं बैठ पाएंगे, हम सुनवाई नहीं कर पाएंगे इस वाले केस पे। ठीक,
तो क्यों ऐसा होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हो जाता है, या फिर कई सारी चीजें हैं। इसको जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बोलते हैं, न्यायिक निर्हता भी बोलते हैं रिक्यूजल को, ठीक, मना कर देने वाली, कि हम नहीं बैठ पाएंगे ऑफिशियल एक्शन में, यानी कि लीगल प्रोसीडिंग कोई चल रहा है केस में, उस पर नहीं बैठ पाएंगे ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। मान लीजिए हित क्या है कि मान लीजिए आपका किसी कंपनी से रिलेटेड है, जैसे पहले काटजू जो थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका एक केस आया रिलायंस से संबंधित, तो उन्होंने ये कहा कि रिलायंस के शेयर्स है मेरे पास, तो मैं हो सकता है बायस हो जाऊं, तो अब मैं नहीं इस पे कर सकता हूं। या फिर कोई रिलेटिव आ जाए, आपको लग रहा है कि आपका रिलेटिव है कोई क्लोज, बता रखा है इसमें, तो आप किसी भी इन सब करोड़ से जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको कहीं भी लग रहा है, तो आप मत उस पर बैठिए, ठीक, उसमें जजमेंट मत दीजिए, क्योंकि आप बायस्ड हो सकते हैं, ये वाली बात है, ठीक। एप्लीकेबल स्टैट्यूट कैनन्स ऑफ एथिक्स, नैतिकता के लागू कानून और सिद्धांत के, मतलब उस पे जो है कहीं आपको लग रहा है कि कोई मानक आपका जो है वो बिगड़ जाएगा आपके इस पे केस पे बैठने से, तो आप वहां मना कर दो, ठीक। तो इसी तरीके के कई सारे आधार उन्होंने बताए हैं, रिलेटिव है, स्पाउस है, कोई इंपॉर्टेंट रिलेटिव पार्टी के साथ में, पहले आपने जो है, मान लीजिए आप जज हैं लेकिन आपको उस केस से रिलेटेड कोई विटनेस बनाया जाना है आगे, तो आप नहीं बैठो भैया, ठीक। पता चला आप आके फिर कटघरे में खड़े हो गए और कह रहे हो मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाऊंगा कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, लेकिन जज साहब कहाँ ये पता नहीं है, क्योंकि जज साहब खुद ही कटघरे में बैठे यहाँ खड़े हो गए, ठीक, विटनेस के तरीके से। तो जज हैज प्रीवियसली एक्टेड, ठीक। अब कोई जज ऐसा है जो पहले जो है वकील के तरीके से पार्टी के लिए, एक पार्टी पर मतलब वादी प्रतिवादी के लिए खड़ा हो चुका है, वो भी नहीं हो सकता। जज कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट जो है वादी प्रतिवादी के लिए बना चुका है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर विल, वो भी नहीं खड़ा हो सकता। आपका एपलेट जज है कोई, ठीक, एपलेट जज है, ट्रायल जज लोअर लेवल पे। अब क्या है कि यहाँ पे जब आपने ये पढ़ा तो शायद आपके भी दिमाग में आएगा कि आपने मतलब लोअर टाइम हाई कोर्ट में कोई जजमेंट दिया, अब वो जाके अपील हो रहा है केस, और अपील होने के बाद मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचे तो आपके सामने केस आ गया, तो आपने यहाँ कुछ जजमेंट दिया था, क्या आप उसी को गलत ठहराओगे क्या? मतलब एक तरीके से यहाँ पे भी आप जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है तो हट सकते हो। लेकिन जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे मेरे दिमाग में, एनालिटिकल दिमाग में जो है ये आया कि आर्टिकल नंबर, सुनिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट है, आर्टिकल 137 के अंतर्गत क्या होता है, रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने ही जजमेंट्स को, ठीक है ना, अपने जजमेंट को। इससे रिलेटेड एक डॉक्ट्रिन होती है, डॉक्ट्रिन का नाम मैं भूल रहा हूं, क्या अभी मैंने इसको पेड ग्रुप में या कहीं बताया था, क्या कोई इसको बता सकता है कि रिव्यू करने के लिए जो है अपने जजमेंट को कौन सा उसको, हाँ, लीगल प्रोसीडिंग जो होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट जो है वो क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। आर्टिकल नंबर 128 पॉलिटी की देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, समझिएगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, तो आर्टिकल 129 में ये बात कही गई, मतलब जो जजमेंट पहले दिए गए हैं उन्हीं को प्रेसिडेंट मानते हुए, उन्हीं को एग्जाम्पल बनाते हुए हम आगे बोलते हैं। आज भी बोलते हैं ना, केशवनंदा भारती में बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया था, तो आज ये वाला फला फला जो है नया चीज जो है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम इसको बेस बना के चलते हैं केशवनंदा भारती को। तो लेकिन रिव्यू जजमेंट में क्या होता है, हम इस चीज को अपने जजेस जो अपना कर चुका है जजमेंट, उसको जो है नकारता है, एक तरीके से अपवाद है, एक्सेप्शन है, और आर्टिकल नंबर 137 के अंतर्गत होता है। और समझो, अब जब एक बार रिव्यू किया और कौन इस पे बैठेंगे, वही लोग बैठेंगे जिन्होंने केस पहले लड़ा है, ठीक, फिर केस मतलब जिस पे जजमेंट दिया उन्होंने, और फिर उन्हीं को दिया जाता है, फिर से ये लोग रिव्यू करते हैं। तो आप देखो यहां पे तो मना कर रहे हैं, तो यहां पे अगर अपील वाली केस है तब तो मना हो जाएगा, लेकिन अगर वो केसेस खुद ही उसका रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि अपील सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कहीं हो नहीं सकती, तो वो रिव्यू कर रहे हैं, तो उस केस में ये चीज नहीं होगी और उनको खुद ही यहाँ पे करना पड़ता है। अच्छा, रिव्यू करने के बाद फिर से अगर उनको रिव्यू करना है, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन बोलते हैं, ठीक, क्यूरेटिव पिटीशन बोलते हैं। और ये वाला जो है किसमें आया था, हुर्रा वर्सेस हुर्रा वाला एक केस है, उसमें हुआ था, हुर्रा एंड हुर्रा करके एंड यूनियन ऑफ इंडिया, उसका नाम क्या कोई सही से लिख सकता है क्या, बताइएगा। तो ये देखिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बहुत सारे आर्टिकल वो बताए, यही मैं कहता हूं आज से नोटबुक रखो, ठीक, इसको सुनो और उस पर लिख के जो है रखो, आराम से करंट अफेयर हो चाहे कुछ हो, बेसिक सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा कम समय में, ठीक। कोई लॉ है क्या इस रिगार्डिंग, कोई लॉ नहीं है। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को बस ये कहा गया है कि विदाउट, सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, जुडिशरी को कैसे वर्क करना चाहिए, विदाउट फियर और फेवर, एफेक्शन और इलविल, बिना किसी डर या पक्षपात, लगाव या वैमनस्य के अपने कर्तव्यों का निर्वहन यानी कि उसको निभाने का प्रण किया जाना चाहिए, ठीक। अब जीएस पेपर 3 से हमारा नया कौन सा टॉपिक है, कोलार लीफ नोज बैट,
ठीक, बैट क्या है? ये बैट बल्ले वाला बैट नहीं है, ये है चमगादड़ वाला बैट। ठीक, और चमगादड़ जैसे दिमाग में आया तो क्या किसी के दिमाग में नीपा आया? क्या किसी के दिमाग में फ्रूट बैट आया? अगर आ गया है तो समझ लो कि इंटरलिंकिंग आज खेल ले लो। आज मतलब कमेंट्स कुछ पढ़े थे, एक किसी ने कमेंट करके बताया था, बड़ा अच्छा इंटरलिंक किया था, मजा आ गया। तो उस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो और आंसर जोड़ दो। इस दो तीन चीजें, वाई फैक्टर क्यों, ठीक, एनालिटिकल, आप जब मतलब विश्लेषण करिए, सारी आनी चाहिए, आपका दिमाग होना चाहिए, और इंटरलिंकिंग, ये तीनों चीजें कर ली तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक, तो देखिए, बैट कंजर्वेशन एक सोसाइटी बनाएगी, संदर्भ क्या है, न्यूज क्या है, ये समझ लीजिए। करंट अफेयर फिर हम बेसिक समझते हैं। बैट कंजर्वेशन सोसाइटी को बनाया गया है कि आप भैया कंजर्वेशन प्लान बनाओ, कहां पर? कोलार में जो लीफ नोज्ड बैट है, इसकी शक्ल मैं सोच रहा था फोटो लगाओ, लेकिन बहुत ही गंदी लगी तो मैंने हटा दी। मतलब गंदी, मतलब वैसे तो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मुझे लगा डर वर सकते हैं कोई, तो इसलिए जो है मैंने नहीं रखा उसे। ठीक, तो कोलार लीफ नोज बैट जो है, उसके लिए संरक्षण के लिए जो है इनको बोला गया है कि आप एक प्लान बना दो। ठीक, और इनको जो है कुछ ग्रांट वांट भी दिया गया फर्दर रिसर्च के लिए, किसकी, स्पीसीज ऑफ बैट्स के लिए। बैट्स को यहाँ पे काफी अच्छा बताया जा रहा है। अच्छा देखो, जब मैंने कोलार का नाम सुना, बात समझना, तो मेरे दिमाग में आया पहली तो मूवी का नाम, जिसका नाम था KGF 2, जो साउथ वाली थी, बहुत चली थी, उसकी म्यूजिक बहुत अच्छी लगी थी। दूसरी चीज मुझे क्या याद आई, समझिए, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, कोलार गोल्ड फील्ड याद आया। ठीक, कोलार गोल्ड फील्ड मिला, जो इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड यहीं से ही माइन होता था। तीसरी चीज क्या याद आई? तीसरी चीज याद आई, सोमरेश्वर टेम्पल याद आया। सोमरेश्वर टेम्पल, जो कि एक द्रविड़म, मतलब कि तमिल टेम्पल आर्किटेक्चर है। ठीक है, अच्छा, तमिल आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं? आपकी एक गोपुरम होगा, ठीक, जो गेट है, द्वार है, फिर आपका जो है विमान वाला स्ट्रक्चर होगा, ऐसे करके होता है। ठीक, आपका जो है इसमें क्या है, विमान हो गया, शिखर यहाँ पे ऊपर टाइप से होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और इसमें देखिए मेन जो टेम्पल होता है, उसके जो मोस्ट सैंक्टम सैंक्टोरम प्लेस होती है, उसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह बोलते हैं। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से जो है आपका शिखरा जो होता है, छोटा सा होता है इसमें, लेकिन जो नदन इंडिया के जो टेम्पल है वो वाले क्या होते हैं, उनको नगर स्टाइल बोलते हैं, और इसमें शिखर ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे करके होता है। ठीक, और आपका जो है इसमें जो है काफी गर्भगृह इसमें भी होगा, सारी चीजें हैं। तो आप लोग को एक चीज क्वेश्चन यहाँ पे ये बताना है आंसर, कि आपका द्रविड़ तो हो गया साउथ का, नॉर्थ का हो गया नगर। अब कई लोग तो क्वेश्चन समझ चुके हैं कि तीसरा इनके बीच का जो इसमें मिक्स स्टाइल होता है, उसका क्या नाम है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां पर है वो? अच्छा, ये कर्नाटका में है, कर्नाटका में ही वाला स्टाइल भी होता है। अच्छा, सोमेश्वर टेम्पल जो था वो आपका विजयनगर टाइम से बनाया गया है। विजयनगर टाइम पे जो उस समय वो थे ना, जिनके जो है राज में वो तेलानी रमन थे, बताइए कौन से राजा थे वो? ठीक, तेलानी रमन जो हुआ करते थे 14 सेंचुरी में, विजयनगर अंपायर से रिलेटेड है। ठीक, अब देखिए, ये खाली ये है कि ये हिप्पोसिडेरेई फैमिली से हैं, नेचुरल हैबिटेट है कहाँ पर? सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट और क्रेव्स में। ये इंडिया में एक ही केव में पाया जाता है, और ये स्थानिक है, यहाँ का सिर्फ एंडेमिक है, मतलब सिर्फ यहीं पाया जाता है और कहीं पाया नहीं जाता है। ठीक, और हनुमानहल्ली विलेज है, कोलार डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर है ये आपका। IUCN की स्टेटस जो है इसका वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अपना बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 वाला, उसके अंदर कई सारे शेड्यूल हैं। अभी 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया था शेड्यूल 6 के बारे में। शेड्यूल 4 होता है किसके? वर्मिन के बारे में। आप लोग कुछ ऐसे जानवर हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उनका जो है आप लाइसेंस लेके उनको खत्म कर सकते हो, जैसे कि अभी किसको, मंकी को दिया गया था वर्मिन का स्टेटस, आपका नीलगाय यानी को दिया गया था ब्लू बुल। ठीक, इसी तरीके शेड्यूल 1 जो है, जिसमें आपका टाइगर आता है, डुगोंग आता है, पिकॉक आता है। शेड्यूल 1 में मोस्ट प्रोटेक्टेड वो दिया जाता है प्रोटेक्शन, और शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में भी मोस्ट प्रोटेक्शन होता है, ये लोग भूल जाते हैं। ठीक, लेकिन इस वाले जो बैट है जिसके लिए सारी बात हो रही है, इसको कोई प्रोटेक्शन दिया ही नहीं गया, इसका नाम ही नहीं कहीं पे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, इसको प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है, और इनके डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे कोई नहीं हो सकता, ये सबकी देख रेख कौन करेगा? आप देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट,
ठीक, एक्स्ट्रा पॉइंट वैसे तो मैं कहीं कहीं आप बोल रहा हूँ जानू जी, क्योंकि लोगों ने कहा है, वैसे तो मैं लगातार देता ही रहता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है, इसके जो हेड होते हैं कौन होते हैं? पीएम। ये क्या करता है? ये एडवाइस करता है। ठीक, ये क्या करता है? ये अप्रूव करता है। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड करेगा भाई, उसी नाम ही है। ठीक, अप्रूव करेगा क्या? प्रोटेक्टेड एरिया कहीं पे बनाया जाना है तो उनके लिए अप्रूव करेगा। अभी काफी पीछे बवाल बचा था, यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर एक जो है वो बनना था, केन बेतवा जब वाला लिंक बन रहा था, केन बेतवा का वाटरवे लिंक, तो कौन सा वो प्रोटेक्टेड एरिया था जिसके लिए काफी जो है बवाल मचा था, तो इनको अप्रूव करना था इस तरीके के आपका प्रोटेक्टेड एरिया। इसमें जो है कितने 47 मेंबर होते हैं। ठीक, तो ये कुछ जानकारी है, बाकी आप लोग करिए। अच्छा, इसको बनाते किसके अंतर्गत है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाया जाता है इसे। अच्छा, ठीक, इसी साथ साथ आप लोग को जो है पेड ग्रुप में जो लोग हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के बारे में, वाइल्ड लाइफ वार्डन के बारे में नोट बनाना है एक। ठीक, नोट जो बनाइएगा, और जो लोग यहाँ पे कमेंट करके लिखना चाहते हैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम, लिखिए। ठीक, 130 है, लेकिन इसको जो है लीस्ट स्टडीड ये मैमल है और स्तनधारी है मतलब। और इसके बाद जो है बैड इमेज है इसकी, कैरियर है डिजीज का, जैसे कि निपा वायरस केरला में पाया गया था ना। और मतलब काफी इंसेक्ट की जो वो होती है क्या कहते हैं पॉपुलेशन, उसको भी कंट्रोल में रखता है, तो ये अच्छा ही भी है इसकी तरीके से। बहुत ही अडेप्टेबल है, कहीं भी जाके रहने लगता है, इसलिए इसका खतरनाक है, लोग इसको खत्म करने के चक्कर में आ जाते हैं। और बहुत वाइटल है हमारी इकोलॉजी के लिए, परिस्थितिकी के लिए आपका। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनेटर है, यानी कि परागण है, मतलब एक फूल से उसके जो सीड्स वीड्स होते हैं, ये उस पर बैठा है कि चूसने लगा उसे, और उसके बाद वहां से इसके वो जो है वो पेटल वो सब लग जाता है। ठीक, उसका नाम भूल रहा हूँ, काफी अजीब सा होता है फ्लावर के अंदर, स्टेमन क्या होता है नाम। ठीक, तो वो जाके दूसरे फूल पे गया, वहां पे पहुंच गया, तो यहाँ से उठा के उसने वहां कर दिया, वहां पे उसकी ब्रीडिंग टाइप से हो गई। इसी को पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये जो है इसे खत्म हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, नेक्टर उक्टर खाता है ये। और फिर प्लांट जो रात को निकलते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बैट वैट उन्हीं पे जाके बैठते हैं, तो फैलाते रहते हैं, पॉलिनेशन होता है, जिससे उनकी ब्रीडिंग हो जाती है। इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं और प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप भी जो है इससे हो जाता है। अब देखिए, बैट मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज याद आ गई कि पीछे न्यूज में जून में क्या था, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स आया था, ये भी बैट नाम था। ठीक, ये क्या है कि डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं, समझिएगा, डोमेस्टिक कंपनी जो है उनके ऊपर कई सारे वो टैक्स लग जाते हैं, ठीक, जिससे उनका जो प्राइस है वो काफी महंगा हो जाता है। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या निकाला है, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स निकालो, कस्टम पे लगेगा, जो भी इंपोर्ट हो रही है सामान उन पर। ठीक, और उन पे टैक्स लगा के जो है सामान, मतलब इनका प्राइस बढ़ रहा है डोमेस्टिक वाली कंपनियों के गुड्स का, तो जो इंपोर्ट हो रहा है उनका बढ़ा लो, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए। समझ में आ गई बात? अगला हमारा जो है टॉपिक है वो है एथनॉल से रिलेटेड। अब एथनॉल क्या एक तरीके से सामान, अल्कोहल भी होता है ये, शराब आपकी। ठीक, उसके बाद क्या है, ये सी बॉन्ड बनाता है अपना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, मैंने आप लोगों को पहले बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सी से मतलब कार्बन से कुछ इसमें जो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, CHNO ये याद रखना। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्हीं के बनते हैं, और सी जो है इसमें बेस रहता है। ठीक, इसी से बॉन्डिंग होगी। और इसमें जो है मॉडिफाई कर दिया गया है, इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाई गई है। इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्कीम को एक्सपेंड किया गया है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आप समझ लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट। देखिए, ये क्या है आपका कि आपको मान लीजिए अगर इन्होंने लोन दिया, ठीक, 3 लाख रुपए तक का, वैसे मैंने पढ़ा कि फार्मर्स के लिए है ये, और 2018 में चालू किया गया था, उसमें ये था 3 लाख तक का आपको एक साल के लिए लोन दिया जाएगा। अगर आप एक साल के अंतर ही गत इसको अगर कर देते हो, जो भी टाइम बताया गया इसमें, तो आपको जो है सिर्फ 4% देना है। लेकिन अगर आप इसको बाद में देते हो तो आपको 7% देना है। तो ये वाली चीज है, इंटरेस्ट को सबवेंशन कर दिया, कम कर दिया है। ठीक, आपको कुछ सहायता दे रहे हैं फार्मर्स को। अब लेकिन ये चीज है कि अगर 4% हो गया तो ऐसा नहीं कि 3% का जो है बीच में नुकसान जो है बैंक झेलेगा, तो इसको कौन गारंटी करेगा? इसको गवर्नमेंट गारंटी करेगी, और गवर्नमेंट जो है इसको बैंकों को देगी। कौन से? पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं आपका। इसी से रिलेटेड जो है अभी इस साल जो आया था ना क्वेश्चन में, यूपीएससी के 2020 में DCCB वाला, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक वाला, और आपका जो है किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब इसीलिए आए थे वाले एग्जाम में, क्योंकि ये न्यूज में था। ठीक, समझ रहे हो? इसलिए मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर की बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप लोग इसको लगातार करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, एथनॉल जो है इसका बूस्ट करना है प्रोडक्शन, और 1,000 करोड़ से ज्यादा कर रहे हैं। अब मैं देख रहा था कि इन्होंने कहा है, बताया था कि 5% का अगर हम ब्लेंडिंग करते हैं एथनॉल का, किसमें? गैसोलीन में, पेट्रोल में, ठीक,
तो उससे क्या है कि 18 लाख बैरल जो है तेल हमारा बच जाएगा। ठीक, क्यों बच जाए? क्योंकि एथेनॉल जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे से फ्यूल की खपत कराता, तो कार्बन उत्सर्जन कम रहेगा। हमें पेट्रोल का अभी हम नहीं मंगाएंगे कम, हम क्योंकि एथेनॉल को उसमें मिक्स कर रहे हैं। हमारा एम समझिएगा 2030 तक है 20% करने का, लेकिन 2022 तक कितना है? 10% का। और अभी हम हैं कितने पे? 5% पे। अगर हम 5% भी करते हैं तो हर 5% पे 18 लाख बैरल जो है ऑयल हमें कम यूज करना पड़ेगा। और इतना बैरल कम करने पर अभी आप समझिए, हर बैरल का दाम अभी मैं देख रहा था 3 जनवरी का, तो वो है अब करीबन 3250 रुपए, इतना ही है शायद, या 3550 रुपए। एक बार कंफर्म करके बताइएगा। ठीक, तो ये काफी ज्यादा हमारी सेविंग हो सकती है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि देखिए, कंटेक्स्ट ये है कि आप जो है, पहले तो ये मोलासेस यानी शीरा से बनता था। शीरा ही एक वो चीज होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल में डाल के फिर शुगर बनाई जाती है। ठीक, आपको जो जितना आता है वो करेंगे, शुगर बन जाएगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ग्रेन से भी आप बना सकते हो। ग्रेन मतलब कि आपका राइस और ये सब, यही सब लिस्ट बताता हूँ नीचे फैक्ट्स। ठीक, अब यहाँ पे है कि एनकरेज कर रहे हैं कि एथेनॉल का प्रोडक्शन हो सके ग्रेन से। किससे? बार्ले से, मेज यानी कि मेज हो गया, कॉर्न हो गया, मक्का, और आपका राइस से। तो अब यहाँ पे मेंस के लिए कई सारे लोग कह रहे थे कि सर क्वेश्चन दिया करिए मेंस का। अब मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसने नहीं लिखा तो समझ लेना बहुत गलत हो जाएगा। ठीक, क्या है कि हमें क्लाइमेट चेंज समझना है को, मतलब कंट्रोल करना है, कि फूड सिक्योरिटी को कंट्रोल करना है या फिर बनाना है। ये मेंस का क्वेश्चन है आप लोग के लिए, कि यहाँ पे डिबेट हो गई, क्योंकि ग्रेन्स अब राइस वाइस है, तो फूड सिक्योरिटी क्या होगा अगर राइस को ही ज्यादा सब पूरा राइस एथेनॉल बनाने में लगा दे तो? क्यों? तो हमें प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए? क्लाइमेट चेंज को देनी चाहिए कि फूड सिक्योरिटी को? ये क्वेश्चन है आप लोग का, जीएस पेपर 3 से मान सकते हैं। एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है, 2003 चालू हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम का है। इनका पहला सामाजिक जो प्रोग्राम था वो कौन सा था? आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना था, याद आया? ठीक, जिसमें बीपीएल महिला जो होती थी उसको फ्री कनेक्शन दिया जाता था, सिलेंडर नहीं, याद रखना। और जो है इसकी ही स्कीम थी पहल नाम से, ध्यान रखिएगा। इसमें फ्री कनेक्शन है आपका गैस सिलेंडर का, लेकिन पहल स्कीम में क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता था आपको 1600 रुपए करीब, मुझे याद आ रहा है, उस व्यूमन को, बीपीएल वैमन। तो ये पहल स्कीम जो है वो उसमें नहीं ये फ्री कनेक्शन बढ़ता था आपका, जो ये एलपीजी वाला, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता था। यानी कि ये आपकी क्या है, डायरेक्ट सब्सिडी दी जा रही है। जीएस पेपर 3 का पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ लेना। तो ये इनकी स्कीम थी यहाँ पर। ठीक, इन्हीं की स्कीम क्या है, एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम की भी है। और इसमें यही कि ऑल्टरनेटिव यूज करो, एनवायरमेंट फ्रेंडली यूज करो, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एथेनॉल में क्या है, ये शुगर केन, मेज, व्हीट, इन सब से बन सकता है। इसमें हाई स्टार्च कंटेंट होता है। स्टार्च आपका क्या करता है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर बनाता है, ये ग्लूकोज बनाता है, सॉरी। और ग्लूकोज बना रहा है तो आपको पता है कि ज्यादा अगर ये हो गया तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज। ठीक, अच्छा, डायबिटीज से आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि डायबिटीज मेलाइटिस एक होता है। ठीक है, देखिए इंटरलिंकिंग करके मैं पढ़ता हूं तो कितनी सारी चीजें एक साथ हो जाती है, सब कुछ याद रहेगा आपको अगर आपने ये चीज सीख ली एक बार। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, दोनों के बारे में लिखिए। ठीक, टाइप 1 भी क्या होता है, टाइप 2 भी क्या होता है, क्योंकि डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसा चीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था उसमें डायबिटीज को बहुत ज्यादा बताया गया, और ये अब जो है टॉप 10 में आ गया है। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है, ये बहुत पैन इंडिया पे, तभी तो करंट अफेयर जो आपका प्रीलिम्स का और सब में जो करंट अफेयर का जो सिलेबस में दिया, वो नाम क्या दिया हुआ पता है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये अब नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो स्टार्च का भी जो है हम लोगों ने समझ लिया कि बेसिक क्या है। ये साइंस के जनरल साइंस का पोर्शन पढ़ा दिया मैंने आपको एक धीरे से। ठीक, अब समझिए, इसके बाद जो है ये मिक्स किया जाता है गैसोलीन यानी कि पेट्रोल से, और इसमें इंजन भी चेंज करना पड़ता है। इंडिया में एथेनॉल ज्यादातर शुगर केन के मोलासेस यानी शीरा से ही बनता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है। और एथेनॉल का यूज हम करते हैं मेडिकल वाइप्स में। ठीक, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, एंटीबैक्टीरियल हैंड सैनिटाइजर जेल्स पे, एंटीसेप्टिक की तरह होता है जो, और ये बैक्टीरियल और एंटी फंगल इफेक्ट्स को खत्म करता है। ठीक, एथेनॉल। तो अब एक चीज बताओ, क्या ये कोविड पे इफेक्टिव होगा, ये जो यूज हो रहा है? ठीक, समझ तो गए होगे कई लोग
कि क्या क्वेश्चन मैंने खेल खेला है। ठीक, एथेनॉल मॉलिक्यूल जो है ये ऑक्सीजन होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इंजन में जो फ्यूल है उसको पूरी तरीके से जलाता है, फुल कंप्लीटली कंबस्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्यूल जो एमिशन है, उत्सर्जन है, वो कम होते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा। जब पोल्यूशन कम होगा तो हम फ्यूल कम खरीदें, इंपोर्ट करेंगे बाहर से, इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम खर्च होगा, फॉरेक्स रिजर्व कम खर्च होगा तो हम इसको ज्यादा यूज कर सकते हैं अपने सोशल स्कीम के लिए। सोशल स्कीम के लिए कई सारे लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो इससे क्या होगा, वेलफेयर होगा, वेलफेयर होगा तो आपका जो है गवर्नेंस अच्छी होगी, वेलफेयर होगा तो आपका डीपीएसपी का आर्टिकल कौन सा 37 या 38 वेलफेयर किसमें दिया हुआ है, 37 या 38 वाला, हमारा एम पूरा हो जाएगा। ठीक, एथेनॉल जो है कॉमनली यूज्ड होता है बाय प्रोपेलेंट रॉकेट में, लिक्विड फूल में। अब देखिए जैव ईंधन है, पहली बात 10% का इसमें एथेनॉल का किया गया है, 2022 तक हमारा है। और ये किसमें दे रखा है, अब मैंने जो है 2020 वाले में बताया भी था, ये बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की आई है, उसको उसमें दे रखा है, क्वेश्चन आ चुका है इस बार दोबारा, लेकिन पढ़ जोड़ लीजिएगा, हो सकता है कुछ और पूछ ले। और ये एब्जॉर्व करता है मॉइस्चर से, मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है एटमॉस्फेयर से। तो कई लोग ये भी कह रहे थे कि ऐसा ना हो गया फट जाए इंजन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग खुश हो गए, उन्होंने कहा नहीं खूब ब्लेंडिंग करो, कुछ ना हो रहा। ठीक है, और उसके बाद जो है वंस ब्लेंडेड एथेनॉल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पेट्रोल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो वहां पे ये पूछेगा, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। एक बार ब्लेंडिंग हो गई एथेनॉल से तो पेट्रोल से आप उसको अलग नहीं कर सकते। एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आ गया हमारा अफ्स्पा पे, क्या है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफ्स्पा। ये आपका जो है कब बना आया था, 1958 में आया था, नीचे दे रखा है। अभी की न्यूज क्या है कि नागालैंड का, पूरा नागालैंड में जो है इसको लागू कर दिया 6 और महीने के लिए। और कौन सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कर रहा है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मामला है, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, तो कौन करेगा भैया, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री में पता है कौन बैठा हुआ है, नहीं क्या नाम था, अमित शाह जी। ठीक, जी लगाना पड़ता है भाई। तो डिस्टर्ब्ड एरिया इसको कर दिया गया। अब देखिए डिस्टर्ब्ड एरिया आ रहा है, मतलब यहां पे इसका मतलब क्या है, अगर ये आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ ऐसे नहीं इसको पढ़ते रहो, हो सकता है इसी डेफिनेशन यूपीएससी भूल ले, क्योंकि आप पढ़ रहे होगे पास 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 पास, वो कहेगा अच्छा बेटा बहुत पढ़ लिया, तो ये तो बताओ, और 4 डेफिनेशन दे देगा, बताएगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन कौन सी है, किस चीज की, डिस्टर्ब्ड एरिया की। तो डिस्टर्ब्ड एरिया कौन सा होता है, जहां पे पुलिस से काम नहीं चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर आप जो है समझ नहीं रहा, तो वहां पे हम आर्म फोर्सेस को बुलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे सही करने के लिए, उसके बाद फिर से पुलिस को दे देंगे ताकि उसको पीसफुल जो है मेंटेन करें वहां पे। समझ में आया बात। अच्छा, ये जो है मार्शियल लॉ जो है आपका, वो आर्टिकल नंबर 34 में आता है, और ये इसमें क्या है कि मिलिट्री को बुलाया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए। ये हिंदुस्तान में अभी तक लगाया नहीं गया है, और जिस दिन लगेगा उस दिन बड़ी दिक्कत होगी। ठीक, तो ये वाली बात है। अच्छा, यहाँ पे इनको कई सारी पावर्स दी गई हैं। सेक्शन 3 में क्या पावर दिया गया है कि आप जो डिस्टर्ब्ड एरिया बना सकते हो, इसी की तर्ज पे, इसी को मतलब बनाते हुए आपका जो है स्टेट ऑफ नागालैंड को फिर से कर दिया गया है पूरा 6 महीने के लिए और। ठीक, अच्छा, नागालैंड जो है वो ये नॉर्थ ईस्ट में अफ्स्पा जो है 1958 से लगा हुआ है। नागालैंड को स्टेटहुड मिला कब, 1963 में। आप लोग से क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे लास्ट तो आप जानते हो कि कौन सा बना है अभी स्टेट, ठीक, कौन सा बना है, तेलंगाना बना है ना। ठीक, और तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अच्छा बताइए सबसे लास्ट जो है यूटी कौन सा बना है। ठीक, नया बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, एकदम से आंसर मत देना, एक बार सोच लेना। ठीक, अभी लास्ट यूटी कौन सा बना है ये पूछ रहा हूं, ध्यान से आंसर देना। पहला कौन सा ऐसा स्टेट था जो इंडिपेंडेंस के बाद जो है, जब हमारा संविधान आ गया तो पहला कौन सा स्टेट अलग हुआ था, स्टेटहुड मिला था, उसको जरूर नाम बताइएगा। ठीक, ये वाली चीज है। अब देखिए ये इसमें कह रहा है एक्ट नॉट विड्रॉन इवन आफ्टर। अच्छा, 2015 में क्या हुआ कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ। ठीक, मोदी जी थे, इसाक मुइया, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुइया के भी लोग थे, इन्होंने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया, लेकिन तब भी जो है ये नहीं हटाया गया अफ्स्पा आपका, कहां से, नागालैंड से। अच्छा, इसाक मुइया और आपका जो है खैपलॉन्ग, एक्स्ट्रा पॉइंट है समझिएगा, खैपलॉन्ग। ठीक, तो ये देखिए ये तीनों जो है अलग अलग लोग हैं, ये पहले एक साथ काम करते थे, लेकिन फिर इन्होंने वायलेंस, पहले तो वायलेंस सभी करते थे, ठीक,
लेकिन इन्होंने वॉयलेंस अभी भी नहीं छोड़ा और इन्होंने वॉयलेंस छोड़ दिया और ये मतलब बातचीत करने लगे अपने मतलब पॉलिटिकल लीडर जो इंडियन गवर्नमेंट है उनसे बात करने लगे, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागा। अब इसमें से क्या है कि आपका एक मुहैया जो है शायद मेरे ख्याल से इसमें खत्म हो गया है, एक बार मुझे याद नहीं आ रहा है, देख अब सिर्फ विसाख बचे हैं और इसमें अभी जो है इनको नहीं हो पाया है पूरा की ये पूरी तरीके से छोड़ दिया। अच्छा खेपलॉन्ग ने जो है जब इनकी ये डील हुई 15 में तो 16 में इन्होंने वो कर दिया था, क्या कहते हैं, अटैक कर दिया था, एक कॉन्वॉय जा रही थी पूरी बस उड़ा दी थी। इसी पे ही सर्जिकल स्ट्राइक पहली जो हुई थी ना इंडिया की तरफ से, वो इन्हीं को खेपलॉन्ग के ऊपर म्यांमार में घुस के हमने जो किया था, जाके उनके अड्डे उड़ा दिए थे ना। सर्जिकल स्ट्राइक तो जानते होगे क्या होता है, सर्जरी जैसे होता ना, जैसे बॉडी में ट्यूमर हो गया इस एरिया में तो इसकी सर्जरी कर दो, इसको काट के निकाल दो खराब, बाकी सब कुछ हुआ मत। यही बात है सर्जिकल स्ट्राइक की भी। ठीक इसी से रिलेटेड एक शब्द होता है हॉट परस्यूट। मेंस वाले सुन रहे हो ना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में। ठीक तो ये वाली चीज है, 58 में आया था। स्पेशल पावर्स हैं, मेंटेन करनी है पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब्ड एरियाज में, कई सारी चीज मैंने आपको बताई। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है कि सर्च कर सकते हो, अरेस्ट भी कर सकते हो, ओपन फायर भी कर सकते हो और किसी को आप जो है तुरंत अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट। तो मुझे यहाँ पे देखो इस लाइन को पढ़ते ही, क्योंकि मैंने कई सारी चीजें पढ़ रखी, आप भी पढ़ रहे हो लेकिन आप इंटरलिंकिंग नहीं कर रहे हो, वो मैं सिखा रहा हूं खाली। क्या है कि किसी को भी सस्पिशन आपको हो रहा है तो उसको जाके आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट। अब विदाउट वारंट है तो जैसे क्या होता है, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला जाता है हमारे यहाँ, जिसको संज्ञान वाली बात है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी यही होता है कि भैया आपके पास वारंट नहीं तब भी आप जाके उसको अरेस्ट कर लो। तो पहली बात तो ये हो गई। इसी तरीके से कंपाउंडेबल या फिर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, जैसे कि रेप एप, ये सारी जो चीजें हैं, इसमें क्या है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता है। ये सिंपल चीजें बता रहा हूँ, लॉ वाले जो है वो भी उनको भी इसमें वो हो जाएगा थोड़ा सा, वो लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे। और उसके बाद जो है ये वाली जो चीज है आपका सस्पिशन पे ही पकड़ लेना, ये क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे आ रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन पे आ रहा है, मतलब पहले इसको निरोध कर दिया जा रहा है या फिर रोक लिया जा रहा है, हिरासत में ले लिया जा रहा है। तो ये किसके अंतर आता है, आर्टिकल नंबर 22 के अंतर्गत आता है, समझिएगा। अच्छा आर्टिकल नंबर 22 में बना किसके लिए, प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट, अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी, एंड डिटेंशन। ठीक तो इसको पैड के नाम से भी याद कर सकते हो, डबल ए मत लगाना। ठीक प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्म्ड एंड ये क्या है, डिटेंशन। लेकिन ये है फर्स्ट में, ये है 2 में, लेकिन जो आर्टिकल नंबर 22 का 3 है सब क्लॉज, उसमें क्या आता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं, मतलब कोई भी एनिमी एलियन है, समझिएगा। अच्छा इसका पूरा मेरा ऑडियो जो है पेड ग्रुप में पड़ा हुआ है 22 वाले आर्टिकल से, तो बता दीजिएगा तो मैं इसको सेंड कर दूंगा। एनिमी एलियन यानी जिनसे हमारी पहले वॉर हो चुकी या फिर वॉर हुई है, जैसे कि चाइना पाकिस्तान, अगर इनका कोई शख्स है यहाँ पे हिंदुस्तान में तो वहां पे हमको सस्पिशन पे भी इनको हम पकड़ सकते हैं। और दूसरा जो है कोई हमें जिस पे और पे भी सस्पिशन हो रहा है तो उसको भी हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत उनको भी जो है पकड़ा जा सकता है। तो ये चीजें देखिए मैंने आपको एक्स्ट्रा आपका बता दिया। अच्छा ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है किसके अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 22 के अंतर्गत। और आर्टिकल नंबर 22 में मतलब आता किसके अंतर्गत है, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। तो आप समझ रहे हो, ये काफी कहा भी जाता है कि फंडामेंटल राइट नहीं है, समझ लो, मतलब फंडामेंटल राइट में ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने कैसे दे दिया, इसको तो फंडामेंटल डैमेज बोलना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहे थे कुछ लोग काफी लीगल में जो होते हैं। ठीक तो विदाउट वारंट आप कर सकते हो, और ये पावर ये भी है कि किसी को असला लेके नहीं घूमने दोगे आप लोग। ठीक इंसर्जेंट एक्टिविटी कोई कर रहा है तो उसको कर सकते हो। मणिपुर में 1980 से इरोम शिरमल आपने देखा होगा कि ये इन्होंने खाना वाना छोड़ दिया था, कुछ सब कुछ नाक से नो स्वीटिंग इनका रहता था इरोम शिरमल। फिर उन्होंने अभी हंगर स्ट्राइक अपनी खत्म कर दी, 2000 से इनकी चल रही थी हंगर स्ट्राइक, और उन्होंने फिर अब शादी उदी कर ली है। ठीक स्पेशल फोर्सेज हैं और इसमें जो है आपका किसी को भी मार दो और दो तो काफी इम्यूनिटी दी गई है कि आप कुछ भी कर सकते हो। सरकार का काफी इसका मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है। ठीक विदाउट वारंट सस्पेक्ट पे मार दो और आप सर्च का पूरा सर्च कर सकते हो, उनके घर में घुस जाओ कभी भी, मतलब काफी अजीब सा तो है, लेकिन जरूरत जब होती है भाई। देखिए एक चीज बताओ सबको, सबसे पहली बात, आर्म्ड फोर्सेस ने ये चीजें चालू नहीं करी थी। ठीक उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है, लेकिन वो जो है लोगों को टेबल पे लाके बात करवाने के लायक बना सके, इसलिए इनको लाया गया है, इनकी भी मजबूरी है।
ठीक, वो इसके ना प्रॉब्लम बनाने में ही है, लेकिन सोल्यूशन में जरूर लाने में भी ये हेल्प कर सकते हैं। लेकिन फाइनल सोल्यूशन कौन होगा? आपका सिविलियन गवर्नमेंट के अंतर्गत ही होना होगा, सीधी सी बात है। ठीक, उसपा जो है ये कई सारे, अब देखिए कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है, इस कार्यवाही कोई नहीं हो सकती, कोई आप उसको खत्म नहीं कर सकते जब तक सेंटर ना बोल दे, ये वाली बात है। ठीक, अगली सिंपल सी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। इसमें कई सारी गवर्नमेंट के जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब कर रहे हैं, उसको बोला जा रहा है कि काफी इन्वेसिव टेक्नोलॉजी है। अब देखिए यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिभाषण की जो है आजादी, ये सब का हनन हो सकता है। और कोई लॉ नहीं है, ये बात है, इस पे कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है निर्दिष्ट कि भैया अगर इस फेशियल रिकॉग्निशन आप यूज कर रहे हो तो ऐसा करोगे, डूज एंड डोंट्स वाली बात है। और डोंट में करने को भी आपने डू कर दिया तो आपको जो है कैसे डू यानी कि पनिशमेंट दिया जाएगा, पेनल्टी दी जाएगी, ये सब ऐसा नहीं है। तो इसी रिलेटेड सिंपल सा है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विलांस और इन सब के लिए यूज तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। 17 तो कुछ ऐसे हैं जो प्रोसेस में है, 16 लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये वाली बात है। यहाँ पे देखिए कई इंस्टीट्यूशन कंसर्न्स क्या है, चिंता कारण कई सारे इंस्टीट्यूशन जो है प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कर रहे हो। तो मेंस के अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के लिए क्या ये है कि आप लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक, 2 क्वेश्चन आप मेंस के हो गए, खुश हो ना, लिखोगे आज। ठीक, राइट टू प्राइवेसी किस में आया था? पुट्टुस्वामी केस में आया था, आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक, इसके बाद क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्राइवेसी का मतलब हनन हो रहा है, ये वाली बात है। अच्छा, फंक्शन क्रीप एक चीज है, कार्यात्मक विसर्पण। ठीक, विसर्पण करके है, ये क्या होता है कि ये तब होता है जब कोई आपकी इंफॉर्मेशन को उस लिए यूज करता है जिसके लिए आपसे डेटा लिया ना गया हो। मतलब आपका फेस जो है उसमें बार बार आ रहा है, उसको जो है कहीं मॉर्फ करके पता चला इंस्टाग्राम पे या कुछ और उल्टा सीधा कुछ लगा दे, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, काफी मतलब गंदगी मचाने वाले लोग हैं इस दुनिया में। तो ओवर पुलिसिंग का भी हो सकता है, और माइनॉरिटीज के खिलाफ जो है उल्टा सीधा इसको यूज किया जा सकता है। लीगल बैकिंग है नहीं तो और ज्यादा दिक्कत की बात है। ठीक, गाइडलाइन कोई नहीं है, मानक नहीं है, रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, और ये कोई भी अपना जो है वैलिड लीगल सिस्टम नहीं बनता है ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू। अच्छा, लोग जो है, मैं एक चीज ऐसे एक दिन ऐसे सोच रहा था कि क्या है कि लोग जो है अंगूठा छाप बड़ा निगेटिव माना जाता था। ठीक, कि अरे तुम तो अंगूठा छाप हो, सिग्नेचर नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं हो। ठीक, लेकिन आजकल मोबाइल लोग को लेना है तो वो बस वही चाहिए, फिंगरप्रिंट वाला, तो वहां पे अंगूठा लगा रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है। ठीक, और धीरज क्या है, चाइना में अपना जो है फिंगरप्रिंट का पूरा जो है भेज दे रहे हैं डेटा। ये मतलब एक होती कि क्या ही बोले, मतलब ये काफी विडंबना भी है, पैराडॉक्स भी है। ठीक, फेशियल रिकॉग्निशन क्या है कि आपकी डिजिटल इमेज को जो है सर्च करके बना देता है, सिंपल वही सारी बातें, कोई इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, फेशियल जो है रिकॉग्निशन आपका उसमें नहीं होता, आधार में बस इतना ध्यान रख लो। आधार में क्या है, आइरिस है और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक है। ठीक, आपका ये सारे जो लोग हैं, वुडी बेल्सो, हेलन चैन वोल्फ, इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया था कि कंप्यूटर के थ्रू, काफी पहले कर लिया था यार, ये देखो 1960 वर्ड से ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग आजाद होने में ही सारी ताकत लगा दी। तो इजी आइडेंटिफिकेशन है, इंप्रूव आउटकम जो है, सिविलियन और क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है, कोई बच के नहीं आ सकता है, सारी चीजें। एसए का टॉपिक जो है ये, अच्छा आज मैंने एसए का टॉपिक भी जोड़ा है आप लोगों के लिए, धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएंगे, सारी चीजें यहीं से तैयारी आपको कराते हैं। रोज 6 बजे आप लोग के लिए करंट अफेयर है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और प्लीज आंसर्स का कमेंट जरूर दीजिए, करके बताइए। और जो लोग पेड ग्रुप में वहां पे भी दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो आंसर देगा वो सिलेक्शन लेगा। ऐसे का टॉपिक क्या है, टेक्नोलॉजी इज ए ट्विन एज सोर्ड। अब समझिए हिंदी वाले, टेक्नोलॉजी जो है, जो प्रौद्योगिकी जो है, वो एक तरीके से दो धारी तलवार है। मतलब इसके पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। ये वैसे मुझे बताना नहीं था, लेकिन आप लोग इस पे जो भी है अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगाइए और जरूर आंसर लिखिएगा। ठीक, अपने जो है फेवरेट हम लोग उस पे आ गए हैं, जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस पीसीएस। अभी देखिए इसमें मैं क्या बताता हूं आपको कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि ट्रू पूछा गया है, किससे संबंधित, किसान कल्याण मिशन से। मध्य प्रदेश ने क्या इसको चालू किया है, ये देखना। अगर आप इसको देखो आपको लग रहा गलत है, तुरंत इसके सामने या तो क्रॉस लगाओ या फिर टिक लगाओ। ठीक, क्योंकि गलत ये वाला इसलिए क्योंकि यूपी ने चालू किया है। मिशन का क्या काम है, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपका मंडी परिषद, हस्बेंड्री वाला, हॉर्टिकल्चर, ठीक, मत्स्य पालन, पंचायती राज, इनका सबका एक एकीकृत मंच बना दिया गया है।
ठीक। और जो है इसके थ्रू काम होगा। किसान कल्याण मिशन जो है इसका एम क्या है कि जो किसानों की आमदनी है उसको दुगना कर देना है। अब डेट नहीं लिखी है इसमें, पता नहीं 22 तक था वैसे तो, ठीक है। और 5 ट्रिलियन कब तक बनाना था, ये आपका जो है 2024 तक। देखो ये मैं पहले बताता रहा और ये यूपीएससी में, यूपीपीएससी में पूछा गया था इस बार, यूपीपीएससी में, ठीक। अब देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है ये किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण अभियान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वहीं सेम उद्देश्य और सेम इंटेंशन इसका भी है मिशन का, जो कि यूपी ने चालू किया है, ठीक। अच्छा आप लोग को जो है लिखना है कमेंट करके कि किसान कल्याण अभियान किससे संबंधित है, क्या उसके उद्देश्य हैं। किसान कल्याण अभियान जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने 2018 में चालू किया था, जस्ट इलेक्शन के पहले, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रू पूछा गया, लाइनेक्स U2 GFCS से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्रीमेंट किया है इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से कि कहा भैया 10 लाइनेक्स U2 GFCS जो है सप्लाई कर दो, ठीक। ये क्या है, एक नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है, ठीक। नेवी में गन फायर कंट्रोल सिस्टम है और ये 10 मंगाए गए हैं। आपको बताना है कौन कौन से, अगर सही लगा तो उसके आगे टिक लगाते चलो, गलत लग रहा तो क्रॉस लगाते चलो। इसको डिजाइन ऐसे किया गया है कि ये ट्रैक भी कर सके, ठीक, लक्ष्यों को ट्रैक कर सके और उसको सलंग भी कर सके, एंगेज कर सके टारगेट को सी क्लस्टर, जहां क्लटर के बीच में, ठीक। नेवी के यूज का है ये। ऑल द 10 जो है ये यूज किए जाएंगे, परचेज किए जाएंगे आपको इससे, और इतने पैसे लगेंगे। सारे स्टेटमेंट सही हैं और इसमें यही है कि आपको किस पे लगाए जाएंगे ये थोड़ा सा बोल लीजिए। नेवल ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है कौन सा, तलवार और तेग, ये दोनों है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा गाइडेंस, वाई एक्सरसाइज, एनालिटिकल माइंड और इंटरलिंकिंग अगर अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए, और आंसर जो देगा वो सिलेक्शन लेगा। सिंपल सीधी बात है, इसको गांठ बांध लो, ये 3 चीजें करनी है। आंसर जरूर कमेंट करने हैं आप लोगों को, और लाइक का टारगेट आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 160 का है, हालांकि 150 कल टारगेट था। आप लोगों ने 300 के ऊपर लाइक्स किए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को गाइडेंस अच्छा लगता है और पर्सनली आप लोग पेड ग्रुप में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530 9696066089 पर। और आप लोग यूपीएससी का हमारा पेड ग्रुप चालू और ईपीएफओ का भी, ठीक। आप लोग दोनों ग्रुपों को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर दोनों में से कोई भी जो आपको सही आप तैयारी कर रहे हो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आज जो है खत्म करते हैं 3 जनवरी का। कल फिर आप लोग के साथ मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। रोज 6 बजे आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक, रोज 6 बजे। और इसी तरीके से मैं और भी जो है 2 बजे कुछ सीरीज चालू करना चाह रहा हूं। आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके क्या चालू किया जाए, ठीक। तो जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।